नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस वाला पर। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की कड़ी में वैदिक सभ्यता से संबंधित जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम लोग वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का थ्योरेटिकल पार्ट और एक एमसीक्यू का वीडियो कवर कर लिया है। आज हम लोग कुछ और प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार के प्रमाण के रूप में विदेह माधव होगा, विदेह माधव की कथा, माधव होना चाहिए। विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है गोपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो हम लोगों ने देखा है कि जितने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेदों की रचना भी जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। और उत्तर वैदिक का जो समय काल रहा है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक का रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, पढ़ा भी है चैप्टर में, जब हम लोगों ने इसका चैप्टर पढ़ा था, क्लास की थी, तो उसमें विदेह माधव की जो कथा है उसकी कथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। इसका उल्लेख जो है, विदेह माधव का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था के बारे में कुछ कथन दिया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि पहला कथन है, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व पहले की तुलना में कम हो गया। तो ये कथन सही है, ये कथन सही होगा। और दूसरा है, राजा की सहायता के लिए रत्नी नामक अधिकारियों का समूह होता था। तो ये कथन भी सही है कि राजा की सहायता के लिए उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि राजा की सहायता के लिए रत्नी नामक अधिकारियों का समूह होता था और इसकी संख्या 12 दी गई है। इसके अलावा तीसरा है, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो ये कथन गलत होगा, राजा का पद समाप्त नहीं कर दिया गया था, बल्कि राजा का पद और अस्थायी हो गया था, ये वंशानुगत हो गया था। तो यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो हम लोगों ने देखा है कि जो कथन 1 है और जो कथन 2 है, ये दोनों कथन आपका सही है, और ऑप्शन 3 जो है, कथन 3, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोत्र प्रथा जो कुल या वंश को दर्शाती है का सर्वप्रथम संस्थागत जन्म किस काल में हुआ था? तो हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन नहीं था। सर्वप्रथम गोत्र प्रथा का प्रचलन जो है वो उत्तर वैदिक काल में देखा गया था। उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र प्रथा का प्रचलन देखा गया था। और गोत्र का अर्थ होता था कि जो संपूर्ण कुल का जो है गोधन रखने वाला स्थान, गोधन रखने वाला स्थान का मतलब होता था शुरू में गोत्र, गोधन का स्थान। लेकिन बाद में जो है गोत्र का अर्थ हो गया मूल पुरुष, यानी कि हमारा जो मूल पुरुष है जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है। तो गोत्र का अर्थ जो है अब मूल पुरुष हो गया, लेकिन पहले गोधन जो था, गोधन रखने वाला स्थान, उसको गोत्र कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद के अनुसार बलि का स्वरूप क्या था, यानी कि अथर्ववेद के अनुसार बलि क्या था? तो हम लोगों ने बलि के बारे में ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ा है और जो है उत्तर वैदिक काल में भी पढ़ा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है एक स्वैच्छिक दान, राजा द्वारा दिया जाने वाला उपहार, सी ऑप्शन है एक अनिवार्य कर, और डी ऑप्शन है युद्ध में लूटा गया माल। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पढ़ा था बलि के बारे में। जो बलि है ये ऋग्वैदिक काल में यह एक ऐच्छिक जो है वो कर हुआ करता था, ऐच्छिक कर।
ऋग वैदिक काल में बलि जो है ऐच्छिक कर हुआ करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह जो है अथर्ववेद के अनुसार, क्योंकि अथर्ववेद जो है उत्तर वैदिक काल में लिखा गया एक ग्रंथ था, तो उत्तर वैदिक काल में बलि जो है एक अनिवार्य कर हो गया था और यह जो है किसी भी उपज का या किसी भी आय का 1/16वां भाग हुआ करता था। यह ऋग्वैदिक काल में ऐच्छिक कर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 वैदिक शब्दावली को सूची 2 यानी कि अर्थ से सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला है सूची 1 व्रीहि, दूसरा है श्यामयस, तीसरा है यव, चौथा है गोधूम। और इधर सूची 2 में है लोहा, चावल, गेहूं और जौ। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। व्रीहि जो है, व्रीहि का मतलब होता था चावल, श्यामयस मतलब लोहा, श्यामयस और कृष्णयर, इसका प्रयोग जो है श्यामयस और कृष्णयस का लोहा के लिए किया जाता था, जबकि सीधे जो है अयस का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में तांबा या कांसा के लिए किया जाता था। इसको ध्यान रखना है। यदि सिर्फ अयस पूछे और वो भी ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में अयस का अर्थ जो होता था वो होता था तांबा या फिर कांसा। ठीक है, लेकिन श्याम अयस या कृष्ण अयस कहे तो श्याम अयस और कृष्ण अयस का मतलब जो है उत्तर वैदिक काल में लोहा हो जाता है। तो यानी इस तरह से एक का हो गया बी, एक का बी, एक का बी, और फिर श्याम अयस लोहा यानी कि 2 का ए, तो 2 का ए यहाँ पर है, 2 का ए, यहाँ बी का ए नहीं है तो ये कट ही गया, ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन ए होगा। जैसे यव, यव का मतलब होता था जौ। ये कई बार पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में यव का अर्थ क्या होता था। यव का अर्थ होता है जौ, और जो है गोधूम इसका अर्थ होता है गेहूँ, गेहूँ। यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उपनिषद में अतिथि देवो भव और सत्यमेव जयते। अतिथि देवो भव भारत के किसी भी भारत में जो कोई भी आयोजन अभी भी भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, तो अतिथि देवो भव की संज्ञा जो है दी जाती है, और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्र वाक्य है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है हम लोगों के लिए। ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है कठोपनिषद, ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, और ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अतिथि देवो भव और सत्यमेव जयते की, तो यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि मुंडक उपनिषद। ठीक है, अतिथि देवो भव और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, और यहाँ पर जो कठोपनिषद है यहाँ से यमनचिकेता का संवाद लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि मानी जाती थी। तो राजा के राज्याभिषेक के समय आप लोगों को पता ही है कौन सा यज्ञ किया जाता था। पहला है ऑप्शन ए अश्वमेध यज्ञ, दूसरा है वाजपेयी यज्ञ, तीसरा है राजसूय यज्ञ, और चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ। तो यहाँ पे राज्याभिषेक के समय, यानी कि जब उसको सिंहासन दिया जाता था, मुकुट पहनाया जाता था, उस समय में राजसूय यज्ञ किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ जो है राज्याभिषेक से पहले अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया जाता था अश्वमेध यज्ञ, और राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पर ध्यान देना है। ठीक है, पहला है समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो गया था। ठीक है, स्त्रियों को उपनयन संस्कार और सभा में जाने का अधिकार बना रहा, ये गलत है, ये खत्म कर दिया गया था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार भी खत्म हो गया था और सभा में जाने का अधिकार भी खत्म हो गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण यानी दुखों का स्रोत कहा गया है, तो ये भी आपका जो है सही ही है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृपण यानी कि दुखों का कारण कहा गया है, दुखों का स्रोत कहा गया है। और डी ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न रहकर जन्म हो गया था। उत्तर वैदिक काल में ये
हो गया था कई स्तरों पर। तो ये सभी ऑप्शन सही है आपका। एक ऑप्शन जो है स्त्री को उपनयन संस्कार और सभा में जाने का अधिकार बना रहा, तो ये अधिकार नहीं रहा, ये अधिकार स्त्रियों से छीन लिया गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में जो है गिरावट देखी गई ऋग वैदिक काल के अपेक्षाकृत। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछ रहा है, तो असत्य यही है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल की धार्मिक विशेषता के संदर्भ में रुद्र को किसका देवता माना जाने लगा था। तो यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोगों का एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्षा और बिजली के देवता, ऑप्शन बी है पशुओं के देवता, ऑप्शन सी है वनस्पति के देवता और ऑप्शन डी है नैतिकता के देवता। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि रुद्र को पशुपति की संज्ञा दी जाने लगी। रुद्र की पूजा पशुपति के रूप में की जाने लगी, और पशुपति का मतलब पशुओं का देवता, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है रुद्र को पशुओं का देवता माना जाने लगा था। नेक्स्ट है पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य पहचान किस प्रकार के मृत भांडों से की जाती है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य पहचान किस प्रकार के मृत भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन पॉटरी के आधार पर की जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है एक विशेष प्रकार का उस समय के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें चित्रित दूसर मृत भांड इसका प्रयोग किया जाता था उत्तर वैदिक काल में, और इसी के आधार पर जो है उत्तर वैदिक काल के लोगों की पहचान की जाती है। चित्रित दूसर मृतभांड PGW याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संरचना में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आया था उसके बारे में ये कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि इस काल में जन का स्थान क्षेत्रीय पहचान वाले जनपद ने ले लिया। ठीक है। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं का स्वरूप पूरी तरह से कुलीन तंत्रीय हो गया। ये भी सही है। बलि जो पहले स्वैच्छिक था अब एक अनिवार्य और नियमित कर बना दिया गया था। तो ये कथन भी सही है आपका। और यहाँ पर जो है 11 का आंसर जो है आपका उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। तो आपका कथन ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी जो है केवल सी है जो केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो हमने देखा कि यहाँ पे जन जो है जनपद का स्थान ले लिया, यानी कि बड़ा सा समूह बन गया क्षेत्रीय, और ये जनपद बन गया। और उसके बाद राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, ये भी सही है, क्योंकि अब राजा पे अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति का जो पावर पहले हुआ करता था वो अब नहीं रह गया। और अब जो है सभा में जो महिलाओं को जाने की अनुमति थी वो भी नहीं रह गई, और सभा और समिति जो है अभिजातियों की संस्था के रूप में हो गया था, कुलीन तंत्रीय हो गया था। तो ये कथन भी सही है। और बलि जो है पहले ऐच्छिक कर हुआ करता था, जो कि ऋग वैदिक काल में अब एक अनिवार्य कर बना दिया गया था, और यह उपज का 1/16वां भाग होता। तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य को देखना है। ऑप्शन ए है इस काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई और अंतर विवाह एवं अंतर भोजन पर प्रतिबंध लगने लगा। तो यहाँ पे ये कथन सही है। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई थी, जन्म के आधार पे, कर्म को छोड़ के जन्म के आधार पे आ गया था ये, और अंतर विवाह एवं अंतर भोजन इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, लगने लगा था, कुछ लोग इसका विरोध करने लगे थे। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार का अधिकार केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित हो गया था, वैश्यों को इससे वंचित कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में कि उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा वैश्यों को भी था, शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, और महिलाओं को, जो कि ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से भी उपनयन संस्कार का अधिकार छीन लिया गया। तो यहाँ पे वैश्यों को इसका अधिकार प्राप्त था। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और इन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया, ये कथन भी आपका सही है। स्थिति में गिरावट भी आई और पैतृक संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई, ठीक है। सगोत्र विवाह को प्रतिबंधित कर दिया, ये भी सही है। तो आपका ये कथन भी सही है।
यानी कि कथन ए सही है, कथन सी सही है, कथन डी सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य है आपका बी। और इसमें ये ध्यान रखना है, इन दोनों को तो उपनयन का अधिकार था, वैश्यों को भी अधिकार था, शूद्र को उपनयन का अधिकार नहीं था। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में लोहे के उपयोग के प्रभावों पर विचार कीजिए। मतलब उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपयोग का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव हुआ, उसके बारे में पूछ। तो यहाँ लोहे के उपयोग के बारे में विचार करना है। तो पहला कथन है कि लोहे के उपयोग ने गंगा के पहाड़ी जंगलों को साफ करने और गहरी जुताई में मदद की। तो ये सही है। इस काल में कृषि अधिशेष सरप्लस के कारण पूर्णतः विकसित नगरीय जीवन की शुरुआत हुई। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमारा वैदिक काल जो है और जो हमारी सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है और आज तक ग्रामीण है, पूरी तरह से नगरीय आज भी नहीं हो पाई। तो उस समय में क्या होगी। ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों से लोहे के कृषि उपकरणों की तुलना में हथियारों की संख्या अधिक मिली है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी, ये कथन भी आपका सही है कि चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों से लोहे के कृषि उपकरणों की तुलना में हथियारों की संख्या अधिक मिली है। तो ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा कथन 1 और 3 दोनों सही है। तो कूट है केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर जो है वो हो जाएगा केवल 1 और 3, क्योंकि 2 कथन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रत्निन्स की सूची और उनके विभागों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। ऑप्शन ए है, कथन ए है, मिलान करना है। जो हम लोगों ने देखा था कि रत्निन जो है वो राजा के अधिकारी होते थे और 12 तरह के अधिकारियों की चर्चा जो है उत्तर वैदिक काल में मिलती है। तो यहाँ पर जो है कौन से अधिकारी कौन सा विभाग देखते थे उसको मिलान करना है। तो यहाँ पर सूत है, तो सूत के बारे में कहा जा रहा है कि राजा का सारथी और दरबारी कवि इतिहासकार होते थे। तो सही है ये, सूत जो है राजा का सारथी होता था और दरबारी इतिहासकार होता था। अक्षवाप जो है जुए के खेल में राजा का सहयोग करता था और लेखा परीक्षक भी कहीं कहीं पे देखा गया है ऐसा काम करते थे, वो लेखा परीक्षण का काम करते थे। तो ये भी सही है। पालागल संदेश वाहक या राजा का मित्र होता था। मतलब राजा का एक बहुत ही खास मित्र होता था, जिससे राजा अपने सुख दुख, अपनी निजी जानकारी को भी उससे साझा करता था, उसको पालागल कहा गया। और उसके बाद है भागदूत कर संग्रहकर्ता होता था। ये कथन भी सही है, यानी कि कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही है और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विचारधारा में आए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यज्ञ और कर्मकांड इतने जटिल और खर्चीले हो गए कि उनके विरुद्ध उपनिषदों में प्रतिक्रिया शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं ये कथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उपनिषदों में जो है यज्ञ और कर्मकांड का विरोध किया गया है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है चैप्टर में। यज्ञ और कर्मकांड जटिल हो गए थे, खर्चीले हो गए थे। यज्ञ करने में बहुत सारी तरह की सामग्रियों का उपयोग होता है जो हर व्यक्ति जुटा नहीं पाता था और वो खर्चीला हो गया था। तो इसका जो है प्रतिक्रिया उपनिषदों में होने लगा। तप और ध्यान के स्थान पर केवल पशु बलि को ही मोक्ष का एकमात्र साधन माना गया। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि तप और ध्यान को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में पशु बलि के स्थान पे। पहले पशु बलि चलता था, लेकिन बाद में तप और ध्यान को ज़्यादा महत्व दिया गया और मोक्ष जैसी चीज़ें भी इस समय में आ गई थी। प्रजापति को सृजन का सर्वोच्च देवता स्वीकार किया गया। तो ये कथन सही है। प्रजापति को सृजन का सर्वोच्च देवता, यानी कि सृजनकर्ता, पालनकर्ता और जो संहारकर्ता का कंसेप्ट है इस समय में आ गया था। तो सृजन करने वाले देवता प्रजापति को सर्वोच्च देवता स्वीकार किया गया था। ये कथन सही है। तो ऑप्शन, ये कथन आपका जो है 1 और 3 दोनों सही है और कथन 2 गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 और 3 सत्य हैं। तो 1 और 3, केवल 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणालियों के अनुसार विराट
विराट शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के शासक के लिए किया जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए है मध्य देश, बी है उत्तर दिशा, सी है दक्षिण दिशा और डी है पश्चिम दिशा। तो विराट शब्द का प्रयोग जो है उत्तरापथ के राजाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर दिशा हो जाएगा विराट शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। शिक्षा और साहित्य के संदर्भ में इस काल में अरण्यक ग्रंथों की रचना हुई जो दार्शनिक और रहस्यवादी विषयों पर आधारित थे। ठीक है, तो ठीक है, इस समय में उत्तर वैदिक काल में जो है दर्शन जैसी चीज़ें आने लगी थी। पहले सांसारिक सुखों को ही महत्व दिया जाता था, लेकिन अब दर्शन के कुछ कुछ अंश दिखाई देने लगे थे। उपनिषदों में इसकी चर्चा की जाने लगी थी। और अरण्यक ऐसे ग्रंथ हुआ करते थे जिसकी रचना वनों में रहकर जो लोग तपस्या करते थे, साधना में लीन रहते थे, उन्होंने की थी। तो रहस्यवादी विषयों पर जो है ये आधारित थी, ये कथन सत्य है। मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं प्रमाणित करती हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो ये कथन सही है, उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ पे सत्य कथन चुनने के लिए कह रहा है ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कृषि के महत्व के संदर्भ में अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? कृषि के महत्व के संदर्भ में अथर्ववेद में कृषि का महत्व अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तो वर्षा के देवता के रूप में इंद्र की स्तुति, ऑप्शन ए है। दूसरा है टिड्डियों और रोगों से फसलों की रक्षा के मंत्र, नहरों द्वारा सिंचाई की विकसित तकनीक, कपास की व्यापक खेती के परिणाम। तो यहाँ पे जो है इंद्र की स्तुति तो पहले की जाती थी, ऋग्वैदिक समय में इनका महत्व अधिक था, लेकिन उसके बाद इनका महत्व घट गया था, तो ये नहीं होगा। टिड्डियों और रोगों से फसलों की रक्षा के मंत्र जो है ये अथर्ववेद में देखे गए हैं कि फसलों की जो है रोगों से रक्षा के लिए कुछ मंत्र का निर्माण किया गया था जो अथर्ववेद में दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठी के संदर्भ में क्या सही है? तो ऑप्शन ए है यह एक धार्मिक गुरु होता था, नहीं, यह गलत है। यह व्यापारिक संघ का प्रधान होता था, तो यही होगा श्रेष्ठी। राजा का गुप्तचर अधिकारी, ये नहीं होता था। और ग्राम का प्रशासनिक प्रमुख ग्रामीणी होता था, ना कि श्रेष्ठी होता था। श्रेष्ठी जो है वो संघ का, व्यापारिक संघ का, गिल्ड का प्रधान होता था। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उपनिषदों के दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है? दर्शन के बारे में कहा जा रहा है उपनिषदों में यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, ये कथन सही है। उपनिषद आत्मा और परमात्मा के मिलन पर जोर देते हैं, ये कथन भी आपका सही है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन पर जोर देते हैं। आत्मा और परमात्मा के ही एक अंश के रूप में आत्मा की व्याख्या की गई है उपनिषदों में। और उपनिषद मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग का समर्थन करते हैं, तो ये कथन भी सही है। और यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, ये कथन आपका सही है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी को ध्यान में रखना है और आज जो भी क्वेश्चन कराए गए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। निश्चित ही आप एक दिन सफलता पाएंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप QR कोड है, इसको स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते। और ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, तो इससे जुड़िए और जुड़े रहिए हमसे। हमारे वीडियो को देखिए, समझिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।